मैं नतीजों को एक फेज़ वाइज दूंगा जी और सबसे पहले मैं 11th-12th के अभ्यर्थियों को दूंगा, जी उसके बाद 9th-10th और उसके बाद प्राथमिक के। जी और इसका कारण है, अगर हमारी रिक्ति जी 75% से नहीं भर पाती है तो हम 75% अभ्यर्थियों या 75% रिक्ति दोनों में जो कम है उतना हम लोग ज़रूर भर देंगे। और उस हिसाब से हम लोग जो कट ऑफ है, जो हमारा क्वालिफाइंग कट ऑफ जो 40% जनरल के लिए जैसे है, जी उसको हम लोग उतना उस हद तक शिथिल करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि उसके कारण से मुझे जो वर्तमान में कोई शिथिल करने की ज़रूरत है क्वालिफाइंग को, लेकिन ये एक प्रोविज़न किया गया इसलिए कि लोगों को लगे कि हाँ, सरकार की मंशा भी है नियुक्ति करने की, हमारी मंशा है नियुक्ति करने की, और अगर बाई चांस कोई ऐसे मामले में अगर नहीं भर पाते हैं तो हम रिलैक्स करने के लिए तैयार हैं। तो पहली बात तो जो अभ्यर्थी जो इस तरह से अपने विचारों को रखते हैं, विचारों को रखने में कोई गलती नहीं है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए जी कि जो आयोग उनका चयन करने जा रहा है, उस आयोग के जो अपने विशेषज्ञ हैं उनसे ज़्यादा ज्ञानी वो तो नहीं है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था। आपको मालूम है कि इस परीक्षा की शुरुआत 24 तारीख को हुई थी और इस परीक्षा का समापन 26 तारीख को हुआ था। देखिए, आपको ये भी मालूम होगा कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए दूसरे राज्य से भी लोग आए थे और इस परीक्षा में 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। देखिए, अब 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की दिल की धड़कनें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। अब उन्हें बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार है। तो नतीजे कब आएंगे, क्या कुछ और होगा, देखिए इन तमाम मौजुओं पर आज हम चर्चा करेंगे बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद आपका भी। जी सर, सबसे पहले तो लगातार हम स्टोरीज कर रहे हैं, लोग आपको सल्यूट कर रहे हैं, मतलब लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से 8 लाख अभ्यर्थी आए हुए थे, दूसरे राज्य से लोग आए हुए थे, और लगातार ये कहा जा रहा था, क्योंकि अमूमन हम देख रहे थे कि कभी हंगामा हो जाता है एग्जाम सेंटर पर, कभी पेपर लीक की घटना हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ और सब कुछ बड़ी ही आराम से, बड़ी ही स्मूथली हो गया। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या कुछ नया प्रयोग किया था बीपीएससी ने? कई नए प्रयोग किए गए थे और आप लोगों ने देखा भी होगा कि इसमें सबसे बड़ा हम लोगों ने किया था कि बायोमेट्रिक्स पर हम लोगों ने काफ़ी तरजीह दिया था उसको, और उसके कई सार्थक परिणाम भी हम लोगों के आए हैं। कई मुन्ना भाई जैसे लोग कह रहे हैं कि कई मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, और मैंने पहले भी कई अवसरों पर यह बात कहा है कि हमें अगर सिस्टम में सुधार रखना है, कदाचार मुक्त रखना है इसको, तो जो कदाचारी जो क्या सोचते हैं और कैसे करते हैं उनसे हमको 2 कदम आगे रहना है। जी तो आज जो हम लोगों ने जो किया यह परफेक्शन नहीं है, मतलब इसको कभी नहीं कहा जा सकता है कि यह परफेक्ट है, जी क्योंकि आज जो चीज़ हम लोगों ने किया, अगर हम उसमें अगर परिवर्तन या सुधार नहीं करेंगे या नहीं सोचेंगे उस दिशा में, तो आने वाले समय में इस पर भी लोग सेंधमारी करने का प्रयास जरूर करेंगे। हो सकता है कि सेंध भी मार लें। जी 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 तो इसलिए हम लोग व्यवस्था में हमेशा से सुधार करते रहेंगे और आने वाले समय में आप देखेंगे कि कुछ और भी सुधार होंगे। कुछ और भी सुधार होंगे। अच्छा, हमने देखा कि कंट्रोल रूम भी बनाया गया था, लगातार सर्विलेंस किया जा रहा था, फायदा हुआ उससे? बिल्कुल, कई फायदे हुए उसमें। आपने देखा होगा कि इसमें यहाँ से ही हम लोगों ने कई सेंटर्स पर जो भी थोड़ी बहुत कोई बातचीत कर रहा है एक दूसरे से, या कहीं पर कोई खड़ा को इधर उधर करने की कोशिश कर रहा है, तो यहीं से हम लोग इसको चिन्हित करके बता रहे थे और सेंटर्स के लोग एक्शन ले रहे थे। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी था, सभी लोग कैमरे की नज़र में है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और सब लोग अपने सही तरीके से सब लोगों ने काम किया। और मैं इसमें एक मीडिया को भी और इसमें अभ्यर्थियों को भी, क्योंकि सबको जब ये पता चल गया कि इतनी मतलब कैमरा के दायरे में सब कोई सब हैं, तो किसी ने भी ज़्यादा प्रयास नहीं किया। कुछ ऐसे लोग थे जो इसके बावजूद दुस्साहस किए तो पकड़े भी गए। जी, हमने देखा। मतलब अब आप लोग मुन्ना भाई जो लोग हैं, जो वो सोचते हैं, उनसे एक कदम आगे ही सोच रहे हैं। हमें सोचना पड़ता है और ये हमारा काम भी है। अगर नहीं सोचेंगे तो हम भी बेवकूफ़ बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल। अच्छा सर, अब सवाल उठ रहा है क्योंकि लगातार 8 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है, तो सबके जो दिल की धड़कनें हैं वो बढ़ गई हैं और उनके बीच अब घमासान भी चल रहा है रिजल्ट को लेकर। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि नतीजे कब तक आ सकते हैं? देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि मैं नतीजों को एक फेज़ वाइज दूंगा। जी और सबसे पहले मैं 11th-12th के अभ्यर्थियों को दूंगा, जी उसके बाद 9th-10th और उसके बाद प्राथमिक के। जी और इसका कारण है, इस सीक्वेंसिंग का कारण ये है कि आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जो आवेदन आमंत्रित किया था उसमें हम लोगों ने स्पष्ट किया हुआ था कि जिसको भी एक नौकरी मिल जाएगी उसका वही नौकरी हम उसको देंगे, दूसरी नौकरी नहीं देंगे। ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि किसी ने तीनों के लिए अप्लाई किया हो, तीनों के लिए योग्य हो और तीनों उसमें उसके मेरिट लिस्ट में आ रहा हो, जी तो स्वाभाविक है कि वो एक ही नौकरी कर पाएगा। और ये आवेदन में हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया था कि हम एक ही नौकरी देंगे और जो मिल जाएगा उसी को देंगे। और इसका क्रम जो हमारा है वो सबसे पहले हम उसको 11th-12th के लिए देखेंगे ठीक है। और इसीलिए सबसे पहले हम उसी का रिजल्ट निकालेंगे। तो जो इसमें जिसका चयन हो जाएगा उनको फिर हम 9th-10th में कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, और इसी कारण से हम इस तरह से फेजिंग कर रहे हैं कि पहले हम 11th-12th का तो निकालेंगे। 11-12 के नतीजे कब तक? एक टेंटेटिव अगर तारीख आप बता सकें। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि 11th-12th एंड 9th-10th जी दोनों ही लगभग आगे पीछे 15 के आसपास, 15 के आसपास सितंबर के आसपास पूरी हम लोग- उम्मीद है कि हाँ, उम्मीद है। जी आ सकते हैं। अच्छा सर, लगातार जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि हम लगातार एग्जाम सेंटर्स पर थे। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों से हमने बात की, काफ़ी अभ्यर्थी थे जो बड़े गुस्से से एग्जाम सेंटर के बाहर निकल रहे थे। मतलब इतना भड़के हुए थे और साफ साफ कह रहे थे कि सवाल तो इतना टफ था कि क्या बोले। मतलब ऐसा लग रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस, और बहुतों ने ऐसा बोला कि आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे गए थे। तो क्या बीपीएससी ने ऐसा किया है? देखिए, बीपीएससी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। सभी प्रश्न जो हैं वो विद इन सिलेबस हैं। मुझे स्मरण है कि जैसे प्राथमिक में शायद एक प्रश्न था, अगर सर्किल का एरिया अगर 40 पाई स्क्वायर है तो सर्किल के रेडियस के बराबर का स्क्वायर का एरिया क्या होगा। जब मैंने ये प्रश्न देखा तो मैं भी उछल पड़ा, इसलिए कि मैं समझ गया कि ये प्रश्न तो बिल्कुल ही बच्चों वाला है ज़रूर, लेकिन ये प्रश्न ऐसा है कि एक बारगी में किसी से पूछा जाए तो उसको बहुत दिक्कत होगी। कंफ्यूज कर जाएगा। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप भी इसका आंसर जानते हैं या जान सकते हैं, क्योंकि आपने भी वो पढ़ाई किया। ये बेसिक प्राइमरी स्कूल का ही लेवल का मामला है ये। लेकिन एक बारगी में मैंने कई अच्छे लोगों से भी पूछा, ये सवाल का जवाब नहीं दे पाए। जी कई तरह तरह के लोग भटकते रहे। तो सवाल का जो स्तर था या सिलेबस की जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ही एनसीईआरटी के प्राथमिक के हिसाब से, मतलब प्राथमिक का मतलब 10th तक का, क्योंकि प्राथमिक के जो अभ्यर्थी थे उनका न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट था। तो इसलिए हम लोगों ने ये किया था कि हम लोग 10th तक का इसमें रखे थे। उसका जो लेवल था, प्रश्न का जो स्टैंडर्ड था वो 10th तक का हम लोग रखे थे। और ये 10th तक के लिए बिल्कुल है। 10th क्या, ये तो प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, ये तो प्राथमिक का ही है। क्योंकि प्राथमिक के बच्चे ही जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का। अगर पाई आर स्क्वायर अगर सर्किल का एरिया होता है 40 पाई स्क्वायर है तो दोनों तरफ से पाई हटा दीजिए तो आर स्क्वायर का वैल्यू इस 40 पाई हो गया, वही आंसर है। जबरदस्त सर जी। तो इतना सिंपल था ये सवाल। जी। लेकिन इस सवाल में भी कई लोग भटके जरूर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, और इसीलिए शायद भटके हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि क्वेश्चन जो है, मतलब अंगूर खट्टे लगे, नहीं मिले तो कह दो कि खट्टे हैं। तो मैंने पहले किसी इंटरव्यू में कहा ही था कि हमारा काम ही है कि हम उन लोगों को कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दें, बिल्कुल, ताकि तो तब पता अच्छे चलेगा। candidates। जैसे ये क्वेश्चन देख के मैं बहुत खुश हुआ कि ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिस सेटर ने, तो बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। काफी अच्छे तरीके से, बिल्कुल। अच्छा सर, एक और सवाल है मेरा कि कट ऑफ क्या, आपने कहा है कि अब जिनके जो अंक हैं अगर कम भी अंक आते हैं तो कट ऑफ में भी थोड़ा सा फेर बदल किया जाएगा। देखिए, हम लोगों ने ये कहा कि अगर हमारी रिक्ति जी 75% से नहीं भर पाती है तो हम 75% अभ्यर्थियों या 75% रिक्ति दोनों में जो कम है उतना हम लोग जरूर भर देंगे। और उस हिसाब से हम लोग
जो कट ऑफ है, जो हमारा क्वालिफाइंग कट ऑफ जो 40% जनरल के लिए जैसे है, उसको हम लोग उतना उस हद तक शिथिल करेंगे। लेकिन ये सुविधा जो हम लोगों ने दिया है, ये हम लोगों ने, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि प्रश्न का स्टैंडर्ड क्या है, अभ्यर्थियों के लिए का क्या स्टैंडर्ड है, ये मुझे भी पता नहीं था। और जैसा मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी था कि इन्हीं सब कारणों से हम लोगों को इसको सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जानते नहीं हैं और सरकार की मंशा है। वैसे सरकार के ऊपर लोग हमेशा आरोप लगा रहे थे कि सरकार नहीं चाहती है नियुक्ति करना, जबकि इसके ठीक उलट सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक नियुक्ति देना। और आप इसी कारण से हम लोगों ने कहा कि भाई अगर गलत लोग बयानबाजी कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि भाई सरकार की मंशा ही नहीं है, तो सरकार अपनी मंशा दर्शा रही है कि भाई हम 75% तक का हम भर देंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि उसके कारण से मुझे जो वर्तमान में कोई शिथिल करने की ज़रूरत है क्वालिफाइंग को। लेकिन ये एक प्रोविज़न किया गया इसलिए कि लोगों को लगे कि हाँ, सरकार की मंशा भी है नियुक्ति करने की, हमारी मंशा है नियुक्ति करने की, और अगर बाई चांस कोई ऐसे मामले में अगर नहीं भर पाते हैं तो हम रिलैक्स करने के लिए तैयार हैं। और ये बात आपने देखा होगा कि अभी हमारे जो 9th 10th या 11th 12th में हमें जो स्मरण है कि उसमें 4 पेपर जो 9th 10th में हैं और 3 पेपर 11th 12th में ऐसे हैं, उनको छोड़ करके मतलब बाकी जितने पेपर्स ऐसे हैं उसमें अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों से कम है। तो स्वाभाविक है कि उसमें जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स ले आएंगे वो पास करके मतलब उनका हो जाएगा। तो उसमें हमें, इसीलिए आपने देखा भी होगा कि हमारे प्रश्न पत्र के जो स्टैंडर्ड थे वो अभ्यर्थियों की संख्या, संभावित संख्या को ध्यान में रख करके ही किया गया था। और इसलिए कई बार लोग जिसे बोल रहे थे कि खास करके जैसा मुझे स्मरण है कि शायद वो अंग्रेजी विषय था या कोई अंग्रेजी का पेपर था, किसी और का पेपर था, लोग कह रहे थे क्या कि उसमें इसके लिटरेचर पर प्रश्न नहीं है और सिर्फ ग्रामर पर प्रश्न है। तो पहली बात तो जो अभ्यर्थी जो इस तरह से अपने विचारों को रखते हैं, विचारों को रखने में कोई गलती नहीं है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि जो आयोग उनका चयन करने जा रहा है, उस आयोग के जो अपने विशेषज्ञ हैं उनसे ज़्यादा ज्ञानी वो तो नहीं है। बिल्कुल जी। अगर उतना ही ज्ञानी होते तो शायद वो आयोग के विशेषज्ञ ही बन जाते। तो उनको समझना चाहिए कि जो विशेषज्ञों ने जो बनाया है उसको कई चीज़ों को सोच समझ करके ही बनाया है, इसलिए उस पर टीका टिप्पणी से उनको बचना चाहिए। अब वो विषय जब आप देखेंगे तो अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो रिक्ति से कम है जी। ऐसी स्थिति में हम कोई बहुत ही कठोर प्रश्न पूछ करके हमें क्या लाभ मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर। हमें तो देखना है कि वो अभ्यर्थी जो है वो इतनी दक्षता रखता है हो कि वो बच्चों को पढ़ा सके। बाकी अगर उसका ज्ञान अगर थोड़ा कम भी है तो उनमें अगर ये टैलेंट है और करके आए हैं तो वो पढ़ा सकते हैं। तो हमको उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन, हमको योग्यता को, दक्षता को देखना परखना है। अब अगर कोई ये बात कहता है कि भाई हमने तो बहुत पढ़ लिया, मैंने जो पढ़ा बेकार चला गया जी। तो कोई भी पढ़ाई जो है बेकार कैसे जाएगा? बिल्कुल जी। तब तो यही वाली बात हो गई कि जब कभी लोग अपना जीवन बीमा करते हैं और जिंदा रह गए तो बाद में बोलेंगे अरे हमारा तो बेकार हो गया जीवन बीमा। तो क्या उनको मर जाना चाहिए था, तभी उसका सार्थक परिणाम निकलता है। तो कुछ हद तक यही बात है कि अगर कोई पढ़ाई कर लिया, नेचुरली आप ज़्यादा पढ़ेंगे। और इसी कारण से हम लोगों ने कभी भी उसका ब्रेकअप नहीं बताया कि हम किस विषय में कितना हम प्रश्न पूछेंगे, और कभी नहीं बताते हैं, बताना चाहिए भी नहीं। हम क्यों बताएं कि आपसे हम सिर्फ 5 क्वेश्चन इसका पूछेंगे, 10 क्वेश्चन उसका पूछेंगे, ऐसा कोई फिक्स्ड है भी नहीं। आपको पूरा पढ़ना है, हम कहीं से भी 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे, नॉलेज कभी जाया नहीं जाए। बिल्कुल। और आपको तो पढ़ाना है, बिल्कुल आप तो सरकारी पदाधिकारी के जैसा नहीं है कि आपने जो पढ़ा उसका उपयोग कम आएगा। आपने तो जो पढ़ा उसको डेली आपका उपयोग है। अब तो दूसरे ही दिन आप जब पढ़ाने जब जाएंगे तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे?
इसलिए ज्ञान कभी बेकार नहीं जाएगा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, और इसलिए कोई इस तरह के गलत टिप्पणी करने से उनको बचना चाहिए। सर अब तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट होने वाली है सितंबर में। बिल्कुल, जी। हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है, और हम 4 तारीख से हम लोग करने जाएंगे, और आपने देखा होगा इसके हमारे आयोग के वेबसाइट पर भी आ चुका है। जी। 1 तारीख से हम उनका दिव्यांगता सर्टिफिकेट का मतलब कि जांच के लिए हम लोग मेडिकल बोर्ड भी जो है वो भी बैठेगी, अच्छा। वो गृह जिला में ही होगा। जी जी जी। अच्छा सर, एक दो और डाउट्स हैं जो झटपट आपसे क्लियर करना चाहते हैं कि बहुत सारे बायोमेट्रिक में इश्यूज थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि कई बार वहाँ पर लोग बोल भी रहे थे, ये बार बार कह रहे थे कि हम बायोमेट्रिक में जो है दिक्कत था, अब हम क्या कर सकते हैं, तो वैसे लोगों को देखिए, बायोमेट्रिक एक बोलचाल की भाषा बन गई है, लेकिन एक्चुअली वो बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम नहीं था। वो प्रॉब्लम था एडमिट कार्ड के क्यूआर कोड के स्कैनिंग में। और क्यूआर कोड का जो स्कैनिंग जो हो रहा था, उस कई कारणों से वो स्कैनिंग फेल कर रहा था। उसमें एक कारण यह भी हो सकता है कि अभ्यर्थी ने जो प्रिंट आउट लिया वो क्यूआर कोड उसका ठीक से आया नहीं। अब ठीक से नहीं आया, उसने अपने फोल्ड करके मोड़ करके अपने साथ लेकर के एडमिट करना चाहिए। वो एक A4 साइज का प्रिंट में निकाला होगा तो वो उसको तो लेकर नहीं आया, वो मोड़ करके लाया होगा। मोड़ने में क्यूआर कोड मुड़ गया होगा, या प्रिंटर ठीक से नहीं होगा, इंक नहीं ठीक से आया होगा। कई कारण ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण से क्यूआर कोड का रीडिंग ठीक से नहीं होता, मतलब स्कैनिंग नहीं हो पा रहा था क्यूआर कोड का। लेकिन उसमें जो अभ्यर्थी का रोल नंबर भी है, तो जहाँ भी क्यूआर कोड का जब स्कैनिंग नहीं हो पा रहा था, वहाँ पर रोल नंबर डाल करके हमारा पर्पस क्या था? हमारा पर्पस ये था कि हम उसका क्यूआर कोड से स्कैनिंग करके या तो हम उसके डेटा को ले लें, या उसके रोल नंबर को डाल करके उसके डेटा को ले लें। दोनों ही स्थिति में हमको जो बैकएंड में हमारे पास वो डेटा था उसका, वो डेटा को रिट्रीव करना था कि वो वही व्यक्ति है कि नहीं, वही अभ्यर्थी है कि नहीं है, उसका फोटो से मिलान हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो करना था। तो जो एडमिट कार्ड में क्यूआर कोड का जहाँ जहाँ स्कैनिंग नहीं हो पाया, वहाँ उसके रोल नंबर को एंटर करके उसके डेटा को ले लिया गया, और उसके हिसाब से उसकी पहचान करके उसको प्रवेश यानी कि अब उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए